हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। अपने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में सक्सेसफुल होने के थॉट्स क्यों आते हैं? कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं आगे बंगलो खरीदूंगा, मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा। दोज आर नॉट योर थॉट्स, दोज आर गॉड थॉट्स। वो भगवान के थॉट्स होते हैं कि वो क्या तुम्हें देना चाहते हैं। अपने थॉट्स को इग्नोर ना करें, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। इसी के साथ हम अपने रिवीजन सीरीज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फैक्ट्री एक्ट 1948 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 कवर करने से पहले इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में लार्ज स्केल फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ एक मेजर मोर करके, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ चीफ थे इन बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट। इन्होंने 1873 और 1872 और 73 में एक अपनी आवाज उठाई थी कि फैक्ट्रीज के लिए प्रोविजन होना चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद आपका फर्स्ट एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट 1881। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट कैसा आया, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये छोटी सी आपकी हिस्ट्री थी। अब चलते हैं कि इसके अमेंडमेंट कब कब हुए। अमेंडमेंट मतलब कि इसमें चेंज कब कब आए। इसमें पहले चेंज आया था 1891, देन 1991, देन 1911, देन 1922, देन 1934, एंड जो लेटेस्ट फैक्ट्री एक्ट है वो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, ये आपकी छोटी सी हिस्ट्री थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881 में। ठीक है, उसके बाद जो दैट काया पलट होती है ना, कि पूरे फैक्ट्री एक्ट ही बदल दिया गया, वो आपका 1934 में चेंज हुआ था। 1934 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे फैक्ट्रीज एक्ट को लेके, तो इसलिए ये ईयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 28 अगस्त 1948 में कुछ गलतियां रह गई थी 1934 एक्ट में, उसमें अमेंडमेंट आए थे। ठीक है, और हमारा लेटेस्ट फैक्ट्री एक्ट स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और ये इफेक्टिवली यूज का मतलब ये इफेक्टिव अपने यू कैन से रोल में कब आया था, ये आया था 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान रखना कि फैक्ट्री एक्ट आपका होल इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, इंक्लूडिंग JNK। ऑलराइट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जैसे हम सभी का ऑब्जेक्टिव होता है, वैसे ही हर एक एक्ट और हर एक चीज का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑन द सेम वे, ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसमें आप सभी अपने आप को फैक्ट्री एक्ट जिसने स्टैब्लिश किया वो समझ लो, आप अभी गवर्नमेंट हो, आपने क्यों किया है, वो आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहा। आपका ऑब्जेक्टिव रहा कि जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी हो, वो हेल्दी हो। आपने दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि वर्कर की हेल्थ की सेफ्टी हो, वर्कर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उनको लीव मिले। वर्किंग आवर आपने शिफ्ट कर दिए, आपने वेलफेयर लाया, और आपने स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर यंग एंड वुमेन्स। ऑलराइट, ये आपके थे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? हाँ जी सर, आ गए। अब सर ये बता दो कि फैक्ट्री एक्ट क्या हर एक फैक्ट्री में एप्लीकेबल है? तो नहीं, फैक्ट्री एक्ट आपका कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है, बस आप ये देख लो, माइंस, मोबाइल यूनिट प्रोडक्शंस, आर्म्स फोर्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे रनिंग शीट, फैक्ट्री एक्ट यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें से आप 2-3 याद रखो, बहुत है। अब फैक्ट्री एक्ट के हमने ओवरव्यू ले लिया कि फैक्ट्री एक्ट बना क्यों था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा। अब फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या है वो पढ़ लेते हैं अपन लोग। ठीक है, पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, अडल्ट कौन होता है, 18+, एडोलसेंट, चाइल्ड। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन ये पर्सन या फिर इंस्टीट्यूट होता है जो फैक्ट्री बनने के लिए एलिजिबल होती है। मतलब इंस्पेक्टिंग स्टाफ फैक्ट्री को एग्जामिन करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं फैक्ट्री का कि वहां पे सब वो फैक्ट्री एक्ट के थ्रू काम कर रही है या फिर नहीं। अगर वो काम कर रही है तो वो फैक्ट्री बन जाती है, और वही आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। हजार्ड प्रोसेस कुछ नहीं है, ये जो डेंजरस प्रोसेस होते हैं, जो डेंजरस काम होते हैं, वो आपका हजार्ड प्रोसेस होता है। यंग पर्सन 14 से कम। प्राइम मूवर जो आपके क्या कहते हैं, प्राइम मूवर जो मशीन्स, इंजन्स होते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो आपके प्राइम मूवर होते हैं। इंस्पेक्टिंग स्टाफ वो स्टाफ होता है जो एग्जामिन करने जाता है।
ठीक है, फैक्ट्री को। और ये ध्यान रखना कि ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। किसके थ्रू? ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, और ये दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता एज एन इंस्पेक्टिंग स्टाफ। सर इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मुझको अगर यूपी गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टिंग स्टाफ बनाया है तो मैं किसी और स्टेट में जाकर इंस्पेक्टिंग स्टाफ का रोल प्ले नहीं कर सकता। अच्छा सर, समझ में आ गया। अब दूसरा, अब आप दूसरी बात तो और समझ लो, ऑक्यूपायर कौन होता है? ऑक्यूपायर वो होता है जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है फैक्ट्री को चलाने की। ठीक है, ये ऑनर भी हो सकता है। ऑलराइट, फैक्ट्री क्या होती है? जिसमें 10 वर्कर प्लस एनर्जी का यूज होता है, वो फैक्ट्री होती है। ठीक है, दूसरी ये फैक्ट्री होगी या जिसमें 20 वर्कर होते हैं विद आउट एनर्जी, ठीक है, और वो बिना पावर के काम करते हैं, वो फैक्ट्री होती है। ऑलराइट, ये थी आपकी बेसिक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा डे क्या होते हैं, वीक क्या होता है, ईयर क्या होता है, वो आपकी छोटी मोटी चीजें जो आपको पता होगा। अब पढ़ते हैं। सर आपने ऑक्यूपायर बता दिया कि वो ऑनर होता है, लेकिन उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस टाइप की है। हाँ जी है, क्यों नहीं है? चलिए अब उसको ही पढ़ते हैं। आपने बोला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं? सबसे पहले आप ऑनर हो किसी कंपनी की, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वर्कर की हेल्थ, राइट, वर्कर की सेफ्टी। आपने कुछ वर्कर के लिए अच्छा किया होगा, वो करना पड़ेगा आपको, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, आपका प्लांट, आपकी मशीनरी अच्छे से काम करे, आपका प्लांट, आपका जहां भी वो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो गंदे ना हो, ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनवायरमेंट रिस्क फ्री होना चाहिए, राइट। इंश्योर हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल, इंश्योर सेफ्टी वाइल, ठीक है, इंश्योर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जब भी आर्टिकल यहां से उधर लेके जाना है तो उसमें सेफ्टी इंश्योरेंस आपका काम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट डेंजर, मतलब कि जो भी डेंजरस मशीन्स हैं उसके लिए एम्प्लॉय को पहले बता देना, राइट, कि ये मशीनरी डेंजरस है, आपको पहले इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, सॉल्व द ग्रीवेंस ऑफ वर्कर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑलराइट, अभी मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बोले थे, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। इसके अंदर बुक में 15-15 20 पॉइंट हैं जो कि बिल्कुल इननेसेसरी हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। वहां पे टंकियां होनी चाहिए हाथ धोने के लिए, वहां पे किचन साफ होनी चाहिए, वहां पे दैट हर जगह क्लीन होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, ठीक है। और जो अभी से पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो हेल्थ के अंदर क्या क्या होता है, हेल्थ कैसे आपकी सही रहेगी? जब वो क्लीन होगी, ड्रेनेज प्रॉपर होगा, वेंटिलेशन अच्छा होगा, ठीक है। जब भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। सेफ्टी, वो सेफ्टी कैसे करेंगे भाई? ट्रेनिंग अच्छी तरह देंगे। फेंचिंग ऑफ मशीनरी मतलब किसका मतलब क्या है कि जो मशीनरी का डेंजरस पार्ट होता है उसमें एक सील्ड बना लेना, मतलब कि उसको कवर कर देना, ठीक है। मशीनरी का खतरनाक पार्ट एक शील्ड से कवर कर दिया जाता है, उसको कहते हैं फेंचिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है। पेनल्टी, भाई पेनल्टी लगाना इन द सेंस कि आपने जबरदस्ती अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई वर्कर ऐसे होते हैं कि जो एथिकल नहीं होते, अगर वो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट इधर से उधर कर दिए तो उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए, ठीक है। ये सेफ्टी का पार्ट क्यों है? अगर उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर हो सकते हैं और वो अनएथिकल वे में बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर मतलब कि वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए, सिटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और XYZ, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये हमने जो पढ़ी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपके फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन द केस ऑफ लार्ज फैक्ट्री, ठीक है। इन द केस ऑफ लार्ज फैक्ट्री सर कौन कौन सी हैं? एम्बुलेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? जब 500 या फिर उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो किसी भी फैक्ट्री में, ठीक है। दूसरा, कैंटीन होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? जब आपके 250 एम्प्लॉय हो या फिर उससे ज्यादा हो। रेस्ट रूम होना चाहिए, कब होना चाहिए? जब आपका रेस्ट रूम विद ड्रिंकिंग, ठीक है, रेस्ट रूम विद ड्रिंकिंग कब होना चाहिए? जब 150 या फिर उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो। क्रिचेस होने चाहिए, कब होने चाहिए? या फिर 30 क्रिचेस होने चाहिए जब आपके 30 या 30 से ज्यादा वुमेन काम करती हो आपकी फैक्ट्री में। फुल टाइम वेलफेयर ऑफिस होना चाहिए, कब होना चाहिए? जब 500 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो।
सॉरी। एंड द लास्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब 1000 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट और समझ लो। नेक्स्ट पार्ट है अब प्रोविजंस फॉर वर्किंग आवर। ठीक है, क्या प्रोविजंस है? सो सबसे पहले वर्किंग आवर में क्या आता है कि आपका एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना, ये प्रोविजन है। ठीक है, वीकली हॉलीडे होना चाहिए। अगर वर्कर ने हॉलीडे के दिन भी काम किया है तो जो नेक्स्ट अपकमिंग बिजनेस डे है उन डे में उस वर्कर के पास राइट है कि उसका हॉलीडे मिल सके। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने संडे के दिन काम किया तो मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैं 3 दिनों में से किसी भी दिन छुट्टी ले सकता हूं, ये मेरा राइट है। ठीक है। तीसरा प्रोविजन क्या है? रेस्ट आफ्टर एवरी 5 आवर। ऑलराइट, ये थे आपके वर्किंग आवर के कुछ प्रोविजंस। अब बात करते हैं ओवर टाइम प्रोविजन क्या है। ठीक है, ओवर टाइम के लिए क्या क्या फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है। सबसे पहले, अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपकी वेजेस डबल हो जाएगी। सर इसका मतलब क्या है? अगर आपकी वेज 500 है तो आपको 1000 के आपकी वेजेस 1000 हो जाएगी ओनली फॉर ओवर टाइम। जितनी देर आपने एक्स्ट्रा काम किया है उस टाइम के लिए आपकी वेजेस 1000 हो जाएगी। नॉर्मली फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने 10 घंटे काम किया है तो आध घंटे जो आपको 8 आवर्स है उसके आपको 500 मिलेंगे, प्लस जो 2 आवर्स है जो आपने 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है उसकी आपको वेजेस मिलेगी डबल होके। ठीक है, उसकी वेजेस आपको क्या मिलेगी? डबल होके, जो कि होगी 1000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, अभी क्या बात आती है कि जो ओवर टाइम है वो 60 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर वीक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। अब चाइल्ड वर्कर के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, वो क्या है भाई? लीव विद वेज फॉर एवरी 15 डे। 15 दिन के बाद वो कभी भी छुट्टी ले सकता है, बट वेजेस के साथ, उसकी वेज नहीं कटेगी। ठीक है, प्रोविजंस बाकी भी हैं बट जो आपके पेपर के लिए नेसेसरी है मैं वही करा रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं। वुमेन के लिए क्या है भाई? वुमेन के लिए कैसे याद रखना, ये बहुत मतलब कि सबसे पहले गंदी बात है कि वुमेन नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती। ठीक है, जो कि सही नहीं है, वो भी कर सकते हैं, उनके पास राइट है। बट जो आज के टाइम पे चल रहा है आप उसको याद रखना, वुमेन नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती। वुमेन को 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद काम करना अलाउड नहीं है किसी भी फैक्ट्री में। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है, पूरा आ गया। अब बात आती है पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर मैंने बता दिया कौन था, अब उसकी पावर क्या है ये पढ़ लेते हैं। पावर क्या है उसकी? वो किसी भी प्लेस पे एंटर कर सकता है। सर किसी भी प्लेस पे? किसी भी प्लेस पे मतलब है कि अगर ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, और इसको बिलीव है कि यहां भी काम फैक्ट्री का हुआ था बराबर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनेजर हमने बस इतने एरिया में काम किया था। कितने एरिया में? जितने मैंने हाईलाइट कर रखा है। बट इंस्पेक्टिंग स्टाफ के पास राइट है कि वो इस एरिया में भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जाम कर सकता है, क्योंकि उसने बिलीव है उसको कि यहां पे भी काम हुआ होगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया। दूसरा पॉइंट, ही कैन मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेमाइसिस प्लांट मशीन। गॉट इट? ही कैन टेक फोटो एंड रिकॉर्ड द वीडियो एज ही कंसिडर नेसेसरी। वो फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है जो कि उसको जरूरी लग रही है। ठीक है, उसके बाद आता है ही कैन आस्क फॉर दी प्रोडक्शन रजिस्टर, मतलब कि एक रजिस्टर मेंटेन होता है फैक्ट्री में। चीफ इंस्पेक्टर उस रजिस्टर को ले सकता है, उसके पास ये राइट है, और वो जो भी डॉक्यूमेंट मांगता है मैनेजर को और ऑक्यूपायर को उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको देने पड़ेंगे चीफ इंस्पेक्टर को। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। इसी के साथ हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 का मैंने प्रॉपर ओवरव्यू दे दिया। इसके बेसिस पर इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको इतना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। हैप्पी लर्निंग।
है।